हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इतिहास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मुगल एम्पायर के बारे में बात करेंगे। देखिए, इतिहास जो है ना वो बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। इसका सिलेबस कंप्लीट करना आसान नहीं है। अगर आप सिलेबस कंप्लीट करने बैठो ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। और एग्जाम्स में मतलब इतिहास एक समंदर है और कहीं से भी क्वेश्चन उठा के नहीं पूछ दिया जाता है। एग्जामिनर का कुछ टॉपिक्स बहुत फेवरेट है और वो फेवरेट टॉपिक्स रैंडम नहीं है, ठीक है। तो आपको अगर जानना है कि कौन से टॉपिक्स उसका फेवरेट टॉपिक बन जाता है तो इसके लिए आपको पास्ट का उन सारे इवेंट्स पे ध्यान देना होगा जिसका इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी में और इंडियन कल्चर में पड़ा है। बस अगर किसी टॉपिक्स का किसी इवेंट्स का इंडियन इकोनॉमी कल्चर पे इम्पैक्ट पड़ा है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, उससे क्वेश्चंस पूछा जाएगा। बाकी को छोड़ दो आप, ठीक है। तो मुगल एम्पायर जब पढ़ेंगे ना तो बस उन्हीं टॉपिक्स पे हम लोग फोकस करेंगे, ठीक है, जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मुगल एम्पायर का शुरुआत जो होता है वो 1526 से शुरू होता है और 1857 में ख़त्म हो जाता है। लगभग 331 साल तक भारत में मुगल साम्राज्य का शासन था, मुगल डायनेस्टी का। जहरुद्दीन बाबर से शुरू होता है। इन्हें मुगल डायनेस्टी का फाउंडिंग फादर कहते हैं, ठीक है। तो जहरुद्दीन बाबर, इनके फादर का नाम था उमर शेख मिर्ज़ा और मदर का नाम था कुतलुक निगार खातून, ठीक है। तो उमर शेख मिर्ज़ा तैमूर के ख़ानदान से बिलोंग करते थे और जो कुतलुक निगार खातून थी ये चंगेज़ खान के ख़ानदान से बिलोंग करती थी, ठीक है। लेकिन जो मुग़ल थे ना वो खुद को तैमूरियन कहलाना ज़्यादा पसंद करते थे। देखिए, बात ऐसा है ना कि चंगेज़ खान का एम्पायर बहुत बड़ा था, ठीक है, बहुत बड़ा। चंगेज़ खान का एम्पायर के सामने तैमूर का एम्पायर बहुत छोटा था। तो फिर क्यों, अगर आपका नाना का बहुत बड़ा एम्पायर हो, बहुत पावरफुल, बहुत पैसे वाले हो, तो आप भी कहीं ना कहीं प्राउड फील करते हो। आप भी खुद भी तो बोलते हो कि 100 एकड़ की ज़मीन है मेरे मामा की, गाँव के सरपंच है मेरे नाना जी, ठीक है। तो फिर मुग़ल ऐसा क्यों नहीं बोल रहे थे? मुग़ल नहीं बोल रहे थे, इसके पीछे कारण था। क्या है कि चंगेज़ खान जो था ना, या चंगेज़ की आर्मी, वो बहुत क्रूर, बहुत ही दरिंदा टाइप व्यवहार करते थे। मतलब वो बच्चे बूढ़े सभी को मारते थे, महिलाओं को भी मारते थे, प्रेग्नेंट महिलाओं को भी मारते थे और प्रेग्नेंट महिलाओं के पेट से बच्चे को निकाल करके मारते थे। सोचो, जान मार देते थे। कितना दरिंदगी था। अब आप एक चूहा को मारते हो तो पछता रहे होते हो कि यार चूहा मार दिए, बुरा लग रहा है, ये वो छोटा था, ये हमसे कुछ नहीं मांगा फिर भी मार दिया, ऐसा कुछ मतलब थोड़ी बहुत है ना समझदारी। लेकिन उसमें एक जरा सा पछतावा नहीं कि बच्चा को निकाल को मार दिया, प्राउड फील कर रहा होता था। ऐसा दरिंदा लोगों से कोई कैसे खुद को जोड़ के देखेगा? तो मुग़ल खुद को नहीं जोड़ता था। अगर कोई बतलाएगा कि मेरा खानदान ऐसा था तो क्या मिलेगा उसको बदले में? बद्दुआ गाली ही तो मिलेगा। तो क्यों किसी का बद्दुआ गाली चाहेगा? तो खुद को तैमूरियन कहता था। हालांकि तैमूर भी कम अत्याचारी नहीं था, लेकिन जब बात करते हैं चंगेज़ खान से उसको कंपेयर करना तो चंगेज़ खान के सामने उसका कोई औकात नहीं था अत्याचार करने के मामले में, वो बच्चा हो जाता उसके सामने। तो हम लोग बात करते हैं जहरुद्दीन बाबर का। तो 1517 की बात है, भारत को एक नया सुल्तान मिलता है। उसका नाम था इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी का बड़ा बेटा। इब्राहिम लोदी बहुत ही एरोगेंट था, बहुत ज़्यादा घमंडी, पावर के नशे में चूर। वो अपने रॉयल कोर्ट के सामने किसी को भी बेइज्जत कर देता था या किसी को भी मार देना, है ना, जलील करना, नोबल्स को भी, है ना, जो नोबल्स एम्पायर चला रहे थे साथ में मिल करके, उसको भी। मतलब ऐसा ये सही लगेगा प्रधानमंत्री किसी मुख्यमंत्री को सबके सामने पार्लियामेंट में बुला करके मार रहा? अच्छा नहीं लगेगा ना। उसके लिए मैटर नहीं करता था, वो ये करता था। वो अपने खुद के चाचा दौलत खान लोदी, जो उस समय पंजाब लाहौर के गवर्नर थे, उनके साथ भी कुछ ऐसा ही व्यवहार किया था। तो अपने बेइज्जती का बदला लेने के लिए वो क्या करते हैं कि षड्यंत्र रचना शुरू कर देते हैं और इस कारण से वो एक बहुत गलत फैसला ले लेते हैं। हाँ, वो जहरुद्दीन बाबर को इन्विटेशन भेजते हैं भारत में आक्रमण करने के लिए। देखिए, 1519 से 1523 के बीच में 4 बार, लिखे कि नहीं, 4 बार जहरुद्दीन बाबर भारत में अटैक किया था, लेकिन उसको कोई खास कामयाबी नहीं मिलता है। क्योंकि खुद दौलत खान लोधी अप्रोच कर रहा था कि आओ हम तुम्हारे साथ हैं, भारत पर आक्रमण करो, ठीक है। तो उसको भी लगा ठीक है आते हैं अगर तुम साथ दे रहे हो तो, और फिर अप्रोच करता है भारत की तरफ अटैक करने के लिए। और सबसे पहले वो दौलत खान लोधी पर ही अटैक करता है। 1525 में लाहौर को मिला लेता है, फिर आगे बढ़ते हुए पानीपत तक पहुंचता है और पानीपत में पहला पानीपत का युद्ध होता है, जिसे हम लोग फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बोलते हैं। वहाँ पे वो इब्राहिम लोदी से लड़ता है और इब्राहिम लोदी बुरी तरीके से आसानी से हार जाता है और युद्ध के दौरान ही इब्राहिम लोदी को मार दिया जाता है। और इब्राहिम लोदी को मारने के बाद जहरुद्दीन बाबर खुद को हिंदुस्तान का बादशाह, हिंदुस्तान का एम्पायर घोषित कर देता है। उसके साथ उसका बेटा भी होता है जिसको वो आगरा की तरफ भेजता है कि तुम आगरा को जाके सीज कर लो। और 1526 में भारत में सल्तनत पीरियड यानी कि सुल्तान वाला शासन जो था, सुल्तान का शासन समाप्त हो जाता है और मुग़ल शासन की शुरुआत होती है। तो ये था, मुग़ल शासन की शुरुआत होती है।
उसके बाद फिर क्या होता है कि बैटल ऑफ खानवा 1527 में, जो कि आगरा के सामने खानवा पड़ता है, वहाँ पे वो राणा सांगा के साथ उनका भिड़ंत होता है। राणा सांगा खुद अटैक करते हैं बाबर पे। राणा सांगा मेवाड़ के किंग थे, वो बहुत पावरफुल हुआ ब्रेव योद्धा थे, लेकिन राणा सांगा भी इस युद्ध में नहीं टिक पाते हैं और बाबर जीत जाते हैं आसानी से। और बाबर को जीतने के बाद फिर क्या होता है कि बाबर मतलब क्या बोलते हैं, बैटल ऑफ खानवा जीतने के बाद गाजी टाइटल एक्वायर करते हैं। मतलब बाबर को एक नया टाइटल दिया जाता है, गाजी, मतलब योद्धा ऑफ इस्लाम टाइप का, ठीक है। उसके बाद फिर एक और बैटल होता है चंदेरी में। चंदेरी का जो रूलर थे वो एक राजपूत रूलर थे, मेदिनी राय। तो चंदेरी में बैटल ऑफ चंदेरी होता है और चंदेरी को भी अपने इलाके में, अपने साम्राज्य में बाबर मिला लेते हैं। मेदिनी राय को हरा दिया जाता है आसानी से। और लास्ट रूल जो बाबर के लाइफ का जो लास्ट वॉर था वो था बैटल ऑफ घाघरा। इसमें जो बिहार में जो अफ़गान लोग थे ना, उनको बाबर बुरी तरीके से हराते हैं। और फाइनली आप देखोगे बाबर है ना 1530 आते आते 47 साल के हो चुके थे और 1530 में बाबर का मौत हो जाता है किसी कारण से। बाबर के मौत के बाद भारत को एक नया बादशाह मिलता है जिसका नाम था हुमायूं, उसका बड़ा बेटा। उसके 3 और बेटे थे। हाँ, बाबर लड़ने में तो माहिर थे, योद्धा तो था ही बहुत बड़ा। उसके अलावा बाबर पढ़े लिखे भी थे, एक बड़े स्कॉलर थे बाबर, है ना। बाबर को अरबिक और फारसी लैंग्वेज का बहुत ज्ञान था, लेकिन चूंकि उनका मदर टंग टर्की था तो वो टर्की में अपना मेमोरी लिखते हैं जिसका नाम था तुजोके बाबरी। क्वेश्चंस अगर बाबर से क्वेश्चंस पूछेगा ना तो यही से पूछेगा, इसके बाहर से जनरली नहीं पूछता है रेलवे या फिर एसएससी में, ठीक है। तो आप नोट्स के रूप में क्या इसका स्क्रीनशॉट ले लें और कुछ नहीं। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।